हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमर है और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट एंड ट्रेड विद अमर। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि हम इस कोट के अराउंड और ग्लैंड फार्मा के अराउंड बात करने वाले हैं। ये कोट मेरे ट्रेडिंग जर्नी का एक अहम हिस्सा है जिसको फॉलो करके मैंने काफ़ी काफ़ी सही डिसीजंस लिए हैं। जब भी मैं डाउट में होता हूँ तो एक बार ये अगर कोट मेरे सामने आ जाता है तो मुझे डिसीजन लेने में थोड़ा आसानी ज़रूर हो जाता है। क्योंकि अगर वॉरेन बफेट जैसा शख्सियत ऐसा बोलता है, ऐसा सोचा है अपने इतने लंबे कैरियर पे, तो उसका इम्पैक्ट कैसा रहा होगा उन पे। बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful। ये कोट देने वाले वॉरेन बफेट कोई और नहीं बल्कि दुनिया के 7वें सबसे बड़े रईस इंसान है आज के डेट में। 92 साल के होने के बावजूद भी जिस तरह का इनका वैल्यू इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का जो जर्नी है वो काबिल तारीफ है। आप इनका नाम दिन प्रतिदिन कई जगह न्यूज़पेपर, टीवी चैनलों में सुनते ही रहते होंगे। ये एक इंस्पिरेशन है। और जिस तरह का ये वैल्यू बाइंग करते हैं उसका जो मेन आइडिया है वो है किसी भी शेयर को उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ता उठाने का, जिससे कि आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन जाए। मतलब कि अगर कभी भी प्राइस जो नॉर्मल करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा होता है, अगर वो कहीं गिरता भी है तो आपने इतना सस्ता ले रखा है कि उसको ब्रीच नहीं करेगा, तो आपके पास एक सर्टेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ चुका है। और अगर आप ऐसे सस्ता शेयर उठा लेते हैं उसके बाद आप उसको लंबे समय तक होल्ड करके रखें, जिससे कि आपका एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो। इनको ही फॉलो करके आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो सबके राकेश झुनझुनवाला हों, विजय केडिया हों, सब इनको फॉलो करते हैं। इनको बहुत लोग अपना गुरु मानते हैं। इसी स्ट्रेटजी के तहत जब 22 मई को ग्लैंड फार्मा का शेयर पिछले दिन 21 मई को 20% गिरा था और 22 मई को 16.5% गिरा था। कोई इसमें पैसा हाथ लगाने को तैयार नहीं था। लेकिन मैंने जो रिजल्ट 21 मई को आया था उसको जब मैंने स्टडी किया 22 मई के दौरान ही, तो मुझे ये समझ में आया कि ये शेयर गोल्ड माइन है और इसे छोड़ा नहीं जा सकता। ये एक अपॉर्चुनिटी है। जहाँ लोग पैनिक कर रहे हैं वहाँ पे मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था। तो तो फिर मैंने ग्लैंड फार्मा को 2 दिन, एक तो 22 मई को और दूसरा 9 जून के लगभग लगभग मैंने इसको फिर से और अक्यूमुलेट किया, क्योंकि मुझे लगा कि इतना अच्छा शेयर, मैं फिर भी डरा हुआ हूँ। आई एम स्टिल फियरफुल बिकॉज आई डिड नॉट इन्वेस्ट द राइट क्वांटिटी जो मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए था। तो मैंने फिर से उसमें ऐड ऑन किया। सो मेरा एवरेज लगभग लगभग 933 का है और मैंने इसमें 70+ रिटर्न, 1 लाख प्लस प्रॉफिट पिछले 2.5 महीने में बनाया है। आप महीना कैलकुलेट देख ही सकते हो 22 मई से आज तक कितना होता है। तो ग्लैंड फार्मा क्या है, कौन सी कंपनी है, आप लोगों ने बहुत लोग जान भी रहे होंगे। ये एक फार्मा बेस्ड कंपनी है जो इंजेक्टेबल में काम करती है और ये 80% जो भी अपना प्रॉफिट है वो एक्सपोर्ट से लाती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि गवर्नमेंट के जो भी दो प्रॉमिटिंग यू नो प्रॉमिसिंग जो भी अभी ये स्कीम्स चल रहे हैं, जैसे मेक इन इंडिया हो गया या पीएलआई स्कीम्स हो गया, जिसके तहत इंसेंटिवाइज करते हैं लोग एक्सपोर्टर्स को गवर्नमेंट, तो इसको फायदा होगा ही होगा। इसी इसी कंपनी ने जो 21 मई को जो रिजल्ट पेश किया था, तो अगर उसको मैं अब एक बार आपको क्विकली दिखाऊं कि ये रिजल्ट कम क्यों आया था। जो रिजल्ट कम आया था उसका जो मेन कारण था कि इन्होंने अपना एक फैक्ट्री जो था वो प्रोडक्शन शटडाउन था एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में, जो कि इनका एक मेन फैक्ट्री था और वो 15 मई तक भी बंद था। तो वो Q1 का जो रिजल्ट कल आया है उसमें फिर भी इम्पैक्ट है। फिर भी जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है अब लोगों को अच्छा दिख रहा है। पिछले 3 महीने के दौरान ही लगभग 20+ जो ऐसे नए सैंपल्स थे जिसको यूएस एफडीए का अप्रूवल मिला है, इनकी फैक्ट्रीज की जांच हुई और कहीं किसी तरह का कंप्लेन नहीं आया। तो उस मामले में ये काफ़ी अच्छा रहा इनके लिए क्वार्टर। आज अगर हम देखें तो पिछले जब से ये लिस्टिंग हुआ है तब से ये अभी भी 30% डाउन है। इसका मैं कहने का मतलब है कि जब ये लगभग लगभग नवंबर दिसंबर 2020 में जब इनका आया था तो 2000 के प्राइस पे ये आईपीओ आया था। आज 2000 से नीचे चल रहा है। तो आप फिर भी, जो लोग 2 साल पहले खरीदा होगा और अभी भी फंसा हुआ होगा,
उन लोगों से आप अभी भी बेहतर प्राइस पे खरीद सकते हैं। इसका जो स्क्रीनर पे जो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू, स्क्रीनर की काफ़ी अच्छी बात है कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू दिखा देते हैं। तो अब किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन वो ब्लैक बॉक्स है। तो अभी भी ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है। बट क्या मैं किसी को राय दे सकता हूँ? मैं अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी लोहा गर्म है, ट्रेन काफ़ी स्पीड पकड़ चुकी है। अभी जो भी चढ़ेगा वो गिरेगा नहीं, बल्कि गिर सकता है ट्रेन से बाहर। लेकिन पीई अगर हम देखें इनका, इस कंपनी का अपने पीयर ग्रुप में अभी भी ठीक है। 34 इज नथिंग। अगर मैं मार्केट कैप से शॉर्ट कर दूं तो थर्ड नंबर पे ग्लैंड फार्मा आती है अभी, और पीई इसका फिर भी रिजनेबल है। 55-50 के कंपैरिजन में 34 अभी भी सही है। और अगर इसका लाइफ टाइम हाई देखें तो उस इस प्राइस, करंट प्राइस और लाइफ टाइम के हाई के बीच में कहीं कहीं 50-55 का पी बैठेगा। तो मेरे अंदाज से ये कम से कम अभी, अगर बैठता भी है कहीं जाके, तो 2000 से 3000 के बीच में कहीं इसको बैठना चाहिए। बट हम आते हैं अब क्वार्टरली रिजल्ट पे, कि पिछला पिछला जो क्वार्टर का रिजल्ट था वो खराब क्यों था। ये वाला उतना अच्छा नहीं भी दिखता है, मानिए लास्ट टू लास्ट क्वार्टर से अभी भी कम है, लेकिन इतना अच्छा क्यों दिख रहा है? इसका दो कारण है। पिछला वाला क्वार्टर खराब था क्योंकि मार्केट डाउन थी, और दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट कारण था वो ये था कि इन्होंने एक कंपनी एक्वायर की थी। एक्वायर करने पे आपको पैसे आपके बैलेंस शीट से जाते हैं नहीं, तो जो आपका फ्री कैश फ्लो कम होता है। तो इन्होंने जो पहला अपना ओवरसीज एक्विजिशन किया था सेनेक्सी, जो कि यूरोपियन मार्केट का है, इनका एक्सपेंशन का एक तरीका था, उस कारण से एक कम था, और एक जो फैक्ट्री बंद थी अपना। और ऐसे भी इन्वेंट्री रैशनलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि कोविड के समय प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, अब उतना डिमांड नहीं है, तो उसको धीरे धीरे कट आउट कर रहे हैं। तो जनरली वो आपका पिछले महीने के पिछले क्वार्टर के CWIP से ही जा रहा होता है। तो आपका पिछले क्वार्टर का रिजल्ट खराब था, लेकिन क्या कंपनी खराब हो गई थी? क्या कंपनी के में बहुत बड़ा डेंट पड़ गया था जो रिकवर नहीं हो सकता था? ऐसा नहीं था। तो इसी चीज़ को समझ के, जो कहने का मतलब है कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा कोलाहल हो, लोग औने-पौने दाम में शेयर बेच के जा रहे हों, आपको अपनी सूझबूझ से ये समझ लगाना है कि ये शेयर क्या क्वालिटी का शेयर है? क्या इसमें लेके मैं फंस जाऊंगा? क्या ये आगे कंपनी बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? इस तरह का निर्णय लेके, अगर आप सही निर्णय ले पाते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स एंड डेटा, तो आप एक वैल्यू बाइंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। मेरा भाग्य अच्छा था, कई बार मेरे मेरे से भी छूटता है, लेकिन ये एग्जांपल मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरा डिसीजन सही था। ऐसे मेरे और भी कई सही डिसीजन हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। इस क्वार्टर में बेहतर क्या हुआ कि जो इन्होंने सेनेक्सी एक्वायर किया था पिछले क्वार्टर में, वो अभी से इसी क्वार्टर से रिजल्ट देना चालू कर दिया है। और इस क्वार्टर में कई नई मेडिसिन्स जो भी थे, जो भी इंजेक्टेबल थे, उसको यूएस एफडीए का अप्रूवल आया है, तो उसकी भी बिक्री चालू हो जाएगी। इन्होंने नया मार्केट कैप्चर किया है चाइना का, जहाँ पे इन्होंने पहली कोई अपनी इंजेक्टेबल का अप्रूवल ले लिया है। तो कंपनी काफ़ी सही तरीके से आगे बढ़ रही है। एक 20-42 साल पुरानी, 45 साल पुरानी कंपनी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में इनका काफ़ी अच्छा नाम है, और मुझे लगता है कि इस कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अभी पीई भी काफ़ी नीचे है। कल भी शेयर, मुझे लगता है कि आज जब 20% के अपर सर्किट पे बंद हुआ है, तो कल भी ऊपर ही भागेगा। और मैं इसमें अभी किसी को भी घुसने से मना करना चाहूँगा, क्योंकि जब प्राइस जब रैशनलाइज़ होगा, तो ये अभी अपने 200 डेज़ ईएमए को क्रॉस कर चुका है। ये जब वापस आएगा, अम, तो ये अपने 200 डेज़ के आसपास आके एक बार टच करना चाहेगा। उस समय इसमें 500 के 1500 के लगभग आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी आरएसआई भी अगर आप देखो तो 80 के ऊपर कुछ भी ओवर सोल्ड है, ओवर सोल्ड है, और 88 का चल रहा है आरएसआई। तो बहुत ज़्यादा गर्म है, इसमें अभी किसी को नहीं लगाना चाहिए। और जो दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं दिखाना चाह रहा था, एक तो मैं 22 मई का ही दिखाना चाह रहा था कि कैसे कंपनीज, जब कोई न्यूज़ आउटलेट का न्यूज़ हम लोग पढ़ते हैं तो हम क्यों ना डरें। वो अपने हिसाब से, अपने एजेंडा के हिसाब से वो लोग न्यूज़ चलाते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि कंपनी खत्म हो जा रही है, तो अंततोगत्वा आपको अपना निर्णय खुद ही लेना है। आपको डेटा फैक्ट आपको इकट्ठा करना है। आपके पास इंफॉर्मेशन तो आज भरपूर है मार्केट में। गूगल पे सर्च कीजिए कितना चीज़ मिल जाता है, यूट्यूब पे सर्च कीजिए क्या नहीं मिल जाता है, लेकिन आपको निर्णय खुद ही लेना है। इसमें आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है कि एक एक पर्टिकुलर फैसिलिटी अपग्रेडेशन को लेके प्रोडक्शन लाइन स्टॉप था। ये सब आपको निर्णय लेना है पढ़ के ही, न्यूज़ समझ के ही। और इस क्वार्टर का देखिए, वो जब बता रहा है वही सेम न्यूज़ चैनल की भाई,
मीडिया हाउस की सेनेक्सी जो इन्होंने अक्वायर किया था, वो हेल्प किया है पुश रेवेन्यू में। सो थिंक अबाउट इट, जब सेनेक्सी अपना फुल प्रोडक्शन करने लगेगा और ये अपना जो इनका प्रोडक्शन लाइन बंद है वो भी फिर से अप एंड रनिंग हो जाएगा, तो कितना ज़्यादा रिजल्ट आएगा। ठीक है, और मैं क्विकली अपना स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ कि मैंने 933 एवरेज पे लिया है। वो भी मैंने 890 का उठाया हुआ था, एवरेज करने के चक्कर में ये 933 हुआ। अब मेरे को अपना क्वांटिटी भी बढ़ाना था और लगभग लगभग 140 की खरीदारी थी और 1 लाख का फ़ायदा हो रहा है, 70%। लेस देन 2.5 मंथ्स में इतना रिटर्न सही है। तो ये तभी होगा जब बाकी लोग डरें और आप समझदारी से काम लें। आपको लालची बनना है, ठीक है, लेकिन इतना भी लालची नहीं बनना है कि 5% से ज़्यादा शेयर लग जाए। परसेंटेज शेयर आप अपने पोर्टफोलियो का लगा दें एक शेयर में। अब हम आते हैं, देखते हैं कि अब क्या टारगेट इसका क्या बनता है। तो मेरे हिसाब से जो इसका टारगेट है, वो लगभग लगभग 1900 के पास जाके वो इस तरह से एक कप विथ हैंडल बनाना चाहेगा, सॉरी, रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनाना चाहेगा। और जब यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो ये लगभग लगभग 2000-3000 के लगभग। तो पहला टारगेट, मैं हमेशा 2 टारगेट इसलिए देता हूँ कि अगर आपको करंट शेयर से अच्छा अपॉर्चुनिटी कहीं मिले तो आप पहले टारगेट पे निकल सकते हो। और दूसरा टारगेट, आपके पास पैसा, अगर आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है और आपको लग रहा है कि यहाँ से ही हम पैसा लगा के ही निकलें, तो आपके पास दूसरा भी है। और ये दोनों जो टारगेट है वो शेयर का जो लाइफ टाइम हाई है 4300 है, उससे काफ़ी कम है। तो आप सेफ हैं। इसका ग्रो कंपनी ग्रो कर रही है, बट स्टिल जो हम हमारा टारगेट है उसके लाइफ टाइम हाई से नीचे ही है। कभी ना कभी तो वो रिबाउंड करके जाएगा ही। और जैसा कि पीटर लिंच कहते थे कि जो भी कंपनी अपना हाईएस्ट रेवेन्यू, हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट पोस्ट कर रही है, उसको उसको लाइफ टाइम हाई तक जाने में कोई तरीका से रोका नहीं जा सकता है। सो अल्टीमेट टारगेट तो 4300 है ही, उसके बियॉन्ड भी जाएगा। बट अभी के लिए मेरे हिसाब से ये 1900 और 2900 के लगभग लगभग पहला टारगेट, दूसरा टारगेट होगा। लेकिन अभी किसी को भी मैं खरीदने की राय तो मैं देता भी नहीं हूँ, लेकिन किसी को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो हाथ, मतलब अगर तवा गर्म है तो हाथ जल सकता है। तो आप सब्र रखें, और इस तरह का कई सारा अपॉर्चुनिटी आएगा। चूंकि मैं यूट्यूब पे भी नहीं था, लेकिन अब मैं आगे चल के अपने जो भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे, जो भी मेरे दोस्त होंगे, जो मुझे देखते हैं, मैं उनके साथ ज़रूर साझा करना चाहूँगा। और यही मकसद है यूट्यूब पे आने का। तो वीडियो ख़त्म करूँ उसके पहले मैं एक बार बोल देना चाहता हूँ कि ये किसी भी तरह का स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इसे एक स्टॉक टिप की तरह नहीं ले। ये जस्ट जो मेन पर्पस था वो नॉलेज शेयरिंग का था, और मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ऐसा और भी अपॉर्चुनिटीज़ है वैल्यू बाइंग का, जहाँ पे हम ग्रीडी हो सकते हैं, जहाँ पे लोग फियरफुल हैं अभी भी, तो वैसा मैं शेयर करूँगा। एक शेयर मेरे नज़र में है, 3-4 शेयर हैं, जैसे कि एसबीआई कार्ड। अगर जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने का मौका मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा कि एसबीआई कार्ड का जो मेरा इनसाइट है, जो मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ है, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तब तक के लिए मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी मदद करें शेयर करके। थैंक यू। बाय।